नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी तरंग के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी एकदम अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे चौहान वंश। चौहान वंश में हमने कंप्लीट कर लिए हैं अजमेर के चौहान। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं रणथंभौर के चौहान और जालोर के चौहान। तो इन दोनों की हम थ्योरी देखेंगे अपने नोट्स के माध्यम से भी, और जो आरबीएससी की 10th क्लास की अभी नई वाली जो बुक चलती है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। देन हम इनके पीवाईक्यू भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड में आपके पूछे गए हैं और अन्य एग्ज़ाम में भी जो भी अपने पास संभव क्वेश्चन है दिशा की बुक में दिए गए हैं वो सारे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें, ठीक है। तो आपका बिना समय व्यर्थ करते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है पहला टॉपिक अपने रणथंभौर का चौहान वंश। और सेकंड कौन सा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इनके बाद में जालोर के चौहान। तो ये दोनों टॉपिक हमें आज की वीडियो में कंप्लीट करने हैं। तो पहला टॉपिक जो है रणथंभौर का चौहान, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो रणथंभौर के जो चौहान वंश था उसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक पूछे जाएँ तो आपको बता देना है डायरेक्ट। क्या बता देना है? गोविंद राज थे। अब गोविंद राज कौन थे, तो ये जो हमने पढ़े थे पृथ्वीराज तृतीय, मतलब जो पृथ्वीराज चौहान जिसे कहते हैं, संयोगिता की स्टोरी जिनके साथ में है, तो ये जो थे पृथ्वीराज थर्ड। इनके पुत्र कौन थे, तो इनके पुत्र ही थे गोविंद राज जी, जिन्होंने क्या है पहले तो इन्होंने क्या है गोविंद राज जी ने इन्होंने थोड़े दिन तो क्या है अजमेर जो रियासत थी, अजमेर चौहान थे उनका शासनकाल संभाला। फिर ही क्या है ये बाद में यहाँ से चले गए सब कुछ छोड़ छाड़ के, कहाँ पे, रणथंभौर। और रणथंभौर में जाकर के क्या है इन्होंने चौहान वंश की स्थापना कर दी। इसलिए क्या है इनको यहाँ पे रणथंभौर के चौहान वंश का क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं। किसे कहते हैं? गोविंद राज जी को कहते हैं। कौन थे ये? तो ये जो पृथ्वीराज चौहान आपने पढ़े थे, कौन, जिन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध किया था, तराइन का फर्स्ट युद्ध, सेकंड युद्ध, तो वो सब जो किया करने वाले थे उनके ये पुत्र थे, कौन? गोविंद राज जी। तो ये बात आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गई है? बिल्कुल आ गई है। अब आगे देखते हैं। उसके उत्तराधिकारी क्रमशः वाल्हण, प्रहलादन और वीर नारायण थे, ठीक है। अब क्या हुआ इसके बाद में? वीर नारायण का संघर्ष जो है किससे हुआ? इल्तुतमिश से हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो वीर नारायण की तो यहाँ पे क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश से क्या है लड़ाई झगड़ा करते हुए, संघर्ष करते हुए, तो ये बात हो गई। अब उसके उत्तराधिकारी में कौन बचे? एक तो, और उसके उत्तराधिकारी जो थे वाघभट्ट थे। इन्होंने भी क्या है दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों को अपने पैतृक राज्य से बचाया। और उसके पुत्र जैत सिंह ने क्या किया? नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को क्या है रणथंभौर को जीतने नहीं दिया, परंतु उसे कर मतलब टैक्स देने के लिए क्या है विवश होना पड़ा। तो ये सारी बात है यहाँ पे। तो ये ज़्यादातर पूछी नहीं गई है, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओनली हम अभी यहाँ पे बेस बना रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस बुक में क्या क्या दिया है और इसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं जो कि अपने एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इस एग्ज़ाम में इस बुक में जो लिखा है वो तो हमें बिल्कुल स्किप करना ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर यही बुक लेके बैठता है आरबीएससी में जो भी चलती है, तो उन्हीं से क्या है वो पेपर बनाता है, ना कि किसी आपकी गाइड वगैरह से वो पेपर बनाता है। तो इस बात को क्या विशेष ध्यान में रखें और जो ऑथेंटिक सोर्स है उन्हीं से पढ़ने की कोशिश करें, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं चाहे खुद पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं। तो गाइड तो क्या है, गाइड इतनी मोटी आती है, लगभग 600-700 पेज की आती है, तो उसका क्या है आप रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, चाहे किसी को नोट कोचिंग के हैं या किसी के भी हैं, बेस्ट तो सबसे ये रहता है कि खुद के शॉर्ट नोट्स हों, लास्ट टाइम पे आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा प्रेशर रहता है तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं पर अपने को याद नहीं रह पाती। छोटे पेज रहते हैं, कम पेज रहते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन भी रहता है कि अपने पास कम पेज है, हम इनको जल्दी से कवर कर लेंगे और आराम से कवर भी कर लेते हैं। तो 2-3 बार हम रिवाइज कर सकते हैं अगर अपने पास छोटे नोट्स हों। अगर अपने पास ग्रंथ होंगे, 2-4 कॉपियाँ होंगी, तो उनको देख के डर लग जाता है, अपना उसको रिवाइज नहीं कर सकते। तो ठीक है, अभी भी आपके पास समय है, आप 40% लाने के लिए तो बिल्कुल क्या करें, तैयारी करें। और अगर आप चाहते हैं भाई आपका अगर सेकंड पेपर जो है वीक है, अब किसी किसी का सेकंड पेपर वीक रहता है, ऐसा नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट में माहिर हो पहले से ही, किसी की
जो बेसिक पढ़ाई है वो अच्छे से नहीं हुई होती है, तो सेकंड पेपर किसी का वीक होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सेकंड पेपर वीक है लेकिन वो फर्स्ट पेपर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो क्या है, ये 40% मार्क्स को यहाँ से थोड़ा सा और इंक्रीज़ करके फर्स्ट पेपर में ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले आएंगे और सब्जेक्ट में थोड़े कम भी ले आएंगे, तो वो भी सिलेक्शन के पास में ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमें तो अपना सब्जेक्ट ही अच्छा करना है, सब्जेक्ट भी अच्छा करना है, उसकी भी दोनों की मिला के कट ऑफ निकालनी है, लेकिन दोनों में 40% नंबर आ जाए, उसके बाद में क्या है आपको देखना है कि मैं किस में ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ, कर पाती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या है अपना प्लान बना ले अभी से ही। ठीक है, तो वही आप देखें, अभी आपको पता है कि आप अभी किस स्थिति में हैं, तो उसी को आगे फॉलो करें, तभी जा कर के क्या है सिलेक्शन होगा। ऐसे धूल में लट देने से क्या है काम नहीं चलता है। ठीक है, आपने सुना ही होगा ये बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो फिर क्या हुआ, ये सब बात तो हो गई। अब राजा हम्मीर ही है यहाँ पे जो क्या है रणथंभौर के चौहान में सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम्मीर का शासनकाल रहा 1282 से 1301 ईस्वी तक, और 1282 ईस्वी में हम्मीर ने क्या किया, अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आगे बढ़ेंगे, ये दिग्विजय की नीति क्या है अभी बस हम देख रहे हैं, रफली हम देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो हम्मीर ने 1282 से 1301 तक शासन किया। 1282 में हम्मीर ने अपने राज्यारोहण के बाद क्या किया, दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को क्या है इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, मतलब इनको विवश किया कि आप क्या है अपने, मतलब इनको रणथंभौर के अंडर लेने के लिए क्या है इसने क्या किया, दबाया, मतलब ठीक है इनको प्रेशराइज किया। तो ये बात है यहाँ पे। और मेवाड़ के जो शासक थे, कौन, मेवाड़ के शासक उस टाइम थे समर सिंह, इनको क्या किया, इन्होंने हरा दिया। किसने हरा दिया, हम्मीर ने हरा दिया। किसको हराया, मेवाड़ के शासक समर सिंह को हरा दिया। 1291 में क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी जो है, 1291 में क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अटैक किया, लेकिन क्या हुआ उसको सफलता नहीं मिली, मतलब वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाया, अंदर किले के नहीं जा पाया और यहाँ पे साम्राज्य अपना स्थापित नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया, सबसे पहले आया था यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जिसको हम JK से लिखते हैं। कब आया था, 1291 में। अब ये आया था पहले, तो फिर जलालुद्दीन के बाद में क्या है ये सफल नहीं हुआ, तो फिर बाद में आया था अलाउद्दीन खिलजी। तो अभी देखते हैं फिर क्या हुआ। हम्मीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह केबरू, अब ये पूछ सकता है कि मंगोल विद्रोही में कौन कौन शामिल थे, तो आपको बताना है मोहम्मद शाह था एक तो, और एक केहबरू था। ठीक है, तो इन दोनों मंगोल विद्रोही जिनको शरण किसने दी थी, राजा हम्मीर ने। तो हम्मीर ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और केबरू को शरण दी थी, इसलिए ही क्या है शरण देने से दिल्ली का जो सुल्तान था फिर अलाउद्दीन खिलजी बना था जलालुद्दीन के बाद में। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो क्या है हम्मीर से नाराज़ हो गया। ठीक है, अब हम्मीर ने क्या किया, जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया, विद्रोही कौन थे, ये दोनों मोहम्मद शाह और केबरू, तो इनको लौटाने से जब क्या है हम्मीर ने मना कर दिया, तो 1299 में क्या हुआ, खिलजी ने आक्रमण यहाँ पे कर दिया। कहाँ पे कर दिया, रणथंभौर पे अटैक कर दिया, लेकिन तुर्क सेना ने उसे पराजित कर दिया। तुर्क सेना को उसने हरा दिया। किसने हरा दिया, राजा हम्मीर ने हरा दिया। फिर 1301 में क्या हुआ, अलाउद्दीन जो है स्वयं मतलब खुद क्या है सेना लेकर के यहाँ पे रणथंभौर आया। पहले तो क्या किया इसने, तुर्क सेना को भेज दिया, फिर बाद में अब तुर्क सेना हार गई, तो अब हार का बदला लेने के लिए क्या करेगा, वापस आएगा। वापस आया कब, 1301 में आया, तो 2 साल बाद में वापस आया। कौन, अलाउद्दीन आया, खुद आया सेना लेके, कहाँ पे, रणथंभौर आया। लेकिन जब युद्ध में उसको सफलता नहीं मिली, तो उसने क्या किया, फिर छल कपट का सहारा लिया। और अलाउद्दीन ने हम्मीर का जो सेना नायक था, कौन था हम्मीर का सेना नायक उस टाइम पे, तो हम्मीर के सेना नायक थे दो यहाँ पे, रणमल और रतिपाल। तो इनको क्या है किला देने के लालच दे करके क्या कर लिया, अपनी ओर मिला लिया। और इसी विश्वासघात के कारण क्या हुआ, किलों पर तुर्कों का अधिकार हो गया। मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे किले के अंदर आ चुका था। अपने रणमल और रतिमाल के विश्वासघात के कारण इनको यहाँ पे इन्होंने राज बता दिया था कि यहाँ से रास्ता है, आप यहाँ से इसमें जा सकते हैं, अंदर घुस सकते हैं। तो इस तरह से इनको पता चल गया था तुर्कों को, और ये अपने रणथंभौर फोर्ट में अटैक कर चुके थे। और फिर जो क्या हुआ, जो राजा हम्मीर थे वो लड़ते हुए मारे गए। और किले में ये हम्मीर की जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है, रंगदेवी
इनके नेतृत्व में क्या है महिलाओं ने जोहर किया। अब यहाँ पे जोहर कौन सा हुआ तो आपको बता दूँ, यहाँ पे हुआ था जल जोहर। और ये जो जल जोहर था यही क्या है पहला जोहर था। ठीक है, ये बात है। तो ये सब क्या है हमने शॉर्ट में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमीर के बारे में देख लिया। यही सब चीज़ें अभी अपने नोट्स के माध्यम से देखेंगे, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहें, पेशेंस बनाए रखें। मेरी कोशिश है कि आप इस क्लास में बोर नहीं होंगे, आपको जो भी चीज़ें होंगी अच्छे से समझ में आएंगी, अच्छे से याद होंगी और आपका 1 मिनट भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है, वरना मुझे कोई वो भी बताने में इंटरेस्ट नहीं है। बस आप सही डायरेक्शन में चलते रहें, इसलिए बीच बीच में आपको बताना रहता है। आपकी इच्छा है, आप माने ना माने, आप सब समझदार हैं, स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग मुझसे बड़े भी होंगे, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी है। और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हैं कि आपकी बात सही है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, फिर देखते हैं राजा हम्मीर के बारे में। तो राजा हम्मीर जो थे वो वीर थे, उदार थे और शरणागत की रक्षा करने वाले शासक थे। अब शरणागत की रक्षा करने वाले तो हमें यहाँ देख ही लिया, क्योंकि इन्होंने जो मंगोल विद्रोही थे मोहम्मद शाह और केबरू, इनको शरण दे दी। फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है यहाँ पे इनको बोला कि इन दोनों को वापस भेज दो यहाँ पे, लेकिन इन्होंने क्या है इनके यहाँ पे शरण दे दी थी इन दोनों को। तो इन्होंने इनको वापस नहीं भेजा कि मैंने तो इनको शरण दे रखी है, अब मैं वापस इनको नहीं भेज सकता। तो ये शरण देने के कारण ही क्या है यहाँ पे पूरी लड़ाई हुई थी, ये शरणागत की रक्षा करने के लिए। तो ये पूरी बात तो हमें क्या अच्छी तरह याद हो ही जानी चाहिए। और इसी से यहाँ पे पता चलता है ये यहाँ पे लड़ते हुए मारे गए, तो ये वीर भी थे, उदार भी थे। तो ये सारी बातें क्या है इनमें हैं। और नयनचंद्र जो सूरी है, इनकी रचना याद रखें हम्मीर महाकाव्य। अब ये मैंने आपको पहले भी याद कराई थी, आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने आपको याद कराई थी, और उससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देख के आ रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। तो फिर से बताती हूँ कैसे बताया था। जो राजा हम्मीर थे वो काव्य लिख के क्या है खुद को सूरमा समझते थे, तो सूरमा से ये सूरी था, और राजा हम्मीर और ये काव्य, ऐसे हमने याद किया था। तो हम्मीर महाकाव्य और सूरमा समझते थे, तो सूरमा कौन समझते थे ये। तो ठीक है, नयनचंद्र सूरी हो गया। तो नयनचंद्र सूरी की रचना आपको याद हो चुकी है, हम्मीर महाकाव्य। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, कथन में दे देगा आपको, इधर तो लेखक दे देगा और इधर आपको रचना दे देगा। आपने पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे तो आपको पता होगा। इनमें क्या है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए थोड़ा सा हमने को क्या है यहाँ पे जुगाड़ करके चलना पड़ेगा। ट्रिक्स के माध्यम से थोड़ा थोड़ा याद करते रहेंगे तो अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब दूसरी है जोधराज की हम्मीर रासो। अब जोधराज की क्या है हम्मीर रासो, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं। इसको ऐसे रख सकते हैं कि जोधपुर के जो राजा है उनको हम्मीर के पास में बैठने में क्या है रास आता है। मतलब जोधपुर के जो राजा हैं वो और हम्मीर जो राजा हैं वो क्या है एक दोस्त है दोनों। दोस्त के पास में बैठने में क्या है मज़ा आता है, तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे मजाक मस्ती कर लेते हैं। तो उसी तरह से याद रखना है कि जोधपुर के जो राजा हैं और हम्मीर, जो जोधपुर के राजा को हम्मीर के राजा से बात करने में क्या है रास आता है। तो याद हो चुका है आपको जोधपुर से हम्मीर रासो। ठीक है, अब बची अपनी चंद्रशेखर के हम्मीर हट। अब चंद्रशेखर का हम्मीर हट, इसको कैसे याद करें। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि चांद और शेखर को क्या है हम्मीर ने हटने के लिए बोला। क्या है, चांद और शेखर एक बार क्या है राजा हम्मीर से मिलने आए, तो हम्मीर ने कहा कि हटिए यहाँ से, उनसे मिलने से ही क्या है इनकार कर दिया। तो ऐसे याद हो गया आपको, चांद शेखर को क्या है हम्मीर ने हटा दिया, ऐसे याद हो गया। ठीक है, तो तीनों आपको याद हो चुके हैं। आप एक बार फिर से देख ले चाहे तो। नयनचंद्र सूरी हम्मीर महाकाव्य याद कैसे किया, हम्मीर ने काव्य लिख के खुद को सूरमा समझा, याद हो गया। जोधपुर के राजा को क्या है हम्मीर से बात करने में अच्छा लगता है, तो ये दोनों दोस्त थे तो रास आ गया बात करने में, तो याद हो गया। चंद्रशेखर के हम्मीर हट। अब चंद्रशेखर से चांद और शेखर जो है क्या है हम्मीर से मिलने आए, तो इन्होंने क्या बोला हटिए यहाँ से, तो हटे हम्मीर हट, याद हो गया। अब इन तीनों ग्रंथों से क्या है हम्मीर के शौर्य की जानकारी मिलती है, और आज भी जनमानस में हम्मीर के लिए ये प्रसिद्ध दोहा है। क्या दोहा है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार।
इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है यहाँ पे कि जैसे सिंह के जैसे एक सत्पुरुष वचन वाला एक जो आदमी है वो हम्मीर, राजा हम्मीर है, और ये क्या है अपने हट के लिए क्या है बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे क्या है हमने सारा रणथंभौर के बारे में देख लिया, जो भी अपने क्या है इस बुक में दिया गया था। तो ये हमने पूरे 15 मिनट में कवर कर लिया है। इसमें से 1-2 मिनट तो मैंने आपको और चीज़ें बताई थी तैयारी से संबंधित। तो अब क्या है हम इनका फास्ट रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन कैसे करेंगे? अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ चलते हैं। तो शॉर्ट नोट्स की तरफ से चलते हैं। तो देखें यहाँ पे हमने ये लिखा है रणथंभौर के चौहान, यही हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? आज हमने पढ़ा था कि गोविंदराज जो थे वो क्या थे? संस्थापक थे। कौन थे? संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे भाई? तो रणथंभौर के चौहान शासक की शाखा के, ठीक है, संस्थापक थे। अब कौन थे? तो याद किया था हमने, पृथ्वीराज थर्ड या फिर पृथ्वीराज चौहान जिन्हें कहते हैं, उनके पुत्र थे। तो उनके पुत्र कौन थे? गोविंदराज थे। और इन्होंने क्या है यहाँ पे रणथंभौर चौहान की क्या है नींव रखी थी। और ये नींव इन्होंने कब रखी थी? तो ये नींव इन्होंने रखी थी 1194 में, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी भी हुई है। रणथंभौर चौहान की नींव कब रखी? 1194 में। किसने रखी? गोविंदराज ने रखी। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं क्या लिखा है। फिर आए वालन देव, जो कि मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि उत्तराधिकारी थे वालन, वाघभट, ऐसे यहाँ पे नाम लिखे हुए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वालन देव जो हैं ये इन्होंने इनके टाइम पे क्या किया, इन्होंने 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण कर लिया और इनको हरा दिया था, और इनकी यहाँ पे क्या है मृत्यु हो गई थी वालन देव की। फिर आते हैं वाघभट। तो वाघभट के टाइम पे क्या किया? रजिया सुल्तान ने अटैक किया, और 1238 में क्या हुआ? नसीरुद्दीन मोहम्मद ने भी यहाँ पे अटैक कर दिया। तो दो आपको याद रखने हैं कि एक तो रजिया सुल्तान ने और नसीरुद्दीन मोहम्मद ने यहाँ पे अटैक किया वाघभट के समय में। ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, और ये भी बस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप घूमने भी गए होंगे रणथंभौर फोर्ट में, तो आपको पता है वहाँ पे जेत्र सिंह की छतरी है, जो कि 32 खंभों की छतरी है। तो यहाँ पे बैठ के क्या है ये राजा जेत सिंह क्या है न्याय करते थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और यही क्या थे? हम्मीर देव चौहान के पिता भी थे। और इनका शासनकाल चला था 1250 से लेके 1282 तक। इनका शासनकाल कब से कब तक चला था? 1250 से 1282। किसका? जेत्र सिंह का। और ये कौन थे? तो हम्मीर देव चौहान के पिता थे। अब फिर आती है बात हम्मीर देव चौहान की। तो हम्मीर देव चौहान जो है इनका शासनकाल रहा 1282 से 1301 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1282 से 1301 तक। सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम्मीर देव चौहान, उन्हीं के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन हमने पूछे जाते हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्या है हम पढ़ेंगे। बाकी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम बाकी चीज़ें पढ़ें, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके क्या है आज के ज़माने में एग्ज़ाम निकलता है। हम्मीर देव चौहान और इनका शासनकाल हमने देखा 1282 से 1301 तक रहा। रणथंभौर के ये क्या है फेमस शासक थे, बहुत प्रसिद्ध शासक थे। पिता का नाम हमने देख ही लिया था, जेत्र सिंह, जेत सिंह, जयसिम्हा, जो भी आ जाए आपको टिक कर देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और इनके क्या है ये तीसरे नंबर के पुत्र थे। अब जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जानकारी के स्रोत ये ग्रंथ हैं जो कि यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है हम्मीर हट है, एक तो हम्मीर हट और सुरजन चरित। तो हम्मीर हट और सुरजन चरित किसने लिखा? तो ये लिखा गया है चंद्रशेखर के द्वारा। अब याद कैसे रखेंगे? तो इसका जो हट है ये ले लेंगे एक तो, और यहाँ से चरित्र लेंगे और यहाँ से ले लेंगे शेखर। अब कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि जो शेखर नाम का व्यक्ति है उसका चरित्र क्या है? हठी है। मतलब कोई किसी का व्यवहार रहता है ना कि एक जिद्दी टाइप का है, कोई क्रोधी टाइप का है, हठी टाइप का है, तो उस टाइप से जो शेखर था उसका जो बिहेवियर था वो क्या था? चरित्र था, कैरेक्टर था, वो हठी था। तो ऐसे याद हो गया आपको, शेखर हठी और चरित्रवान था। या फिर ऐसे याद कर ले कि शेखर का चरित्र क्या था? हठी था। तो याद हो गया आपको चंद्रशेखर, चरित्र, सुरजन चरित और हम्मीर हट। अब दूसरा करते हैं हम्मीर महाकाव्य। तो हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा? नयनचंद्र सूरी ने लिखा। ये हमने कैसे याद किया था? तो ये हमने याद किया था कि जो हम्मीर है, राजा हम्मीर, उसने एक काव्य लिखा, और काव्य लिख के क्या है खुद को ज़्यादा ही सूरमा समझने लग गया, पावरफुल समझने लग गया।
तो इससे क्या है लग गए, तो इसलिए क्या हुआ यहाँ से ये याद हो गया आपको। तो आपको तो याद करना है, यहाँ पे कोई अब ऐसे नहीं समझे कि ऐसा वैसा बोला जा रहा है, बस अपने को याद करना है, एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। हम्मीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी। अब है हम्मीर रासो लिखा है जोधराज ने। अब जोधपुर के राजा और हम्मीर क्या थे, फ्रेंड थे, तो बात करने में क्या आने लगा, रास आने लगा, तो हम्मीर रासो आ गया। अब ये आपको हम्मीर तो याद रह जाएगा, सबके आगे हम्मीर अमीर है, लेकिन ये जो बाद का है अपने को याद रखना है, यही तो इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम्मीर हटा गया, हम्मीर महाकाव्य, रासो, मदमर्दन, हम्मीर रायण, हम्मीर बंदन, तो यही सब कंफ्यूज करेगा वहाँ पे ऑप्शन में। तो इसी को क्या है हम यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे और वहाँ पे सारा आप कुछ सही मैच करके आएँ, गलत ना करके आएँ, नेगेटिव क्वेश्चन आपके कम से कम हो। तो याद हो चुका है। अब है हम्मीर मदमर्दन। हम्मीर मदमर्दन लिखा है जयसिंह सूरी ने। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, मर्द। अब मर्द क्या होता है, मर्द मतलब मेल जो होते हैं वो क्या है, बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत अच्छी उनकी बॉडी होती है, तो वो क्या है खुद को बड़े सूरवीर समझते हैं। तो इससे याद हो गया अपने को क्या है, मदमर्दन, और सूरवीर से क्या हो गया ये सूरी। अब सूरी कौन से हैं, नैनचंद्र सूरी ना होकर यहाँ पे आपकी बार है जयसिंह सूरी। तो ऐसे आपको याद करना है कि नैनचंद्र तो क्या है यहाँ पे हम्मीर महाकाव्य में काव्य लिख के सूरमा बने, और बॉडी बिल्डिंग बना के सूरमा बने, तो कौन बने, जयसिंह बने, ऐसे याद कर ले, ठीक। अब है हम्मीर रायण। हम्मीर रायण जो है किसने लिखी, तो ये लिखी है भाड़ऊ व्यास ने। अब जो है अपने घर में क्या है बड़े बूढ़े रहते हैं, सबके घर में होंगे, तो कोई ना कोई तो रहता ही है, तो वो क्या है अपने को कभी कभी अच्छी बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं। तो अपने को क्या लगता है कि ये हमें इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं, हमारे पास तो ये। अब कुछ लोग तो क्या है समझदार होते हैं, उनसे अच्छी बातें सुनते हैं और उनको सीखने की कोशिश भी करते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि ये फालतू की बात कर रहे हैं, इनकी बात क्या सुननी है, ये तो बूढ़े हो गए हैं, ऐसा वैसा। तो उनको लगता है कि फालतू की रामायण सुना रहे हैं अपने को, क्या कर रहे हैं, रामायण सुना रहे हैं। तो ताऊ जी क्या है बड़ी रामायण सुनाते हैं। अब बड़े बूढ़े में आपको दादा दादी की जगह क्या है ताऊ जी याद रखना है, ताऊ जी भी बड़े ही होते हैं। तो ऐसे ही याद रखना है कि ताऊ की रामायण कौन सुने, ठीक है। तो ताऊ से याद रखना है भाड़ऊ, और रामायण से याद हो जाएगा ये हम्मीर रायण, ठीक है। अब है हम्मीर बंदन। हम्मीर बंदन लिखा है अमृत कैलाश ने। अब हम्मीर बंदन क्या है, तो हम्मीर बंदन की जगह यहाँ से तो ले लेंगे अमृत, और बंदन से ले लेंगे क्या, मंथन, ठीक। तो याद रखना है कि अमृत का क्या हुआ था, मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए ही। तो याद हो गया आपको अमृत, और ये कैलाश, अमृत के साथ कैलाश लगाना है, और मंथन की जगह यहाँ पे बंधन लगाना है हम्मीर के साथ, ठीक है। अब है लास्ट श्रृंगार हार। तो श्रृंगार हार जो है स्वयं हम्मीर ने लिखा था। तो सारे क्या है आपकी मुट्ठी में हो चुके हैं, पूरे याद हो चुके हैं, एक बार फिर से देख लें। तो देखिए क्या करना था, हम्मीर हट सुरजन चरित, तो क्या था, शेखर का जो चरित्र था वो हटी था, तो ये याद हो गया। हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर एक काव्य लिखे खुद को सूरमा समझने लगा। अब सूरमा समझने लगा काव्य लिखे, तो इसमें आएगा नैनचंद सूरी। हम्मीर रासो, तो हम्मीर रासो लिखी है जोधराज ने, और हम्मीर जोधपुर के राजा और हम्मीर जो थे फ्रेंड थे, तो बात करने में रास आने लगा, तो रासो हो गया। हम्मीर मदमर्दन में क्या हुआ, जयसिंह सूरी ने लिखा। अब मर्द क्या है, जो बॉडी बनाने में क्या है इनको मज़ा आता है, और बॉडी बना के खुद को सूरवीर समझने लगते हैं, तो सूरवीर से ये हो गया सूरी, और सूरवीर किसने समझा खुद को, तो जयसिंह ने समझा, तो ऐसे हो गया। ये वाला सूरी नहीं है नैनचंद सूरी, जयसिंह है, ठीक है। हम्मीर रायण में क्या है, ताऊ जी की रामायण कौन सुने, तो ताऊ से हो गया ये बाड़ो, और रामायण से हो गया ये हम्मीर रायण, ठीक। अब ये है हम्मीर बंदन। तो हम्मीर मर्दन है अमृत कैलाश, तो अमृत मंथन हुआ था समुद्र में, तो अमृत से तो हो गया अमृत कैलाश, और मंथन से हो गया ये हम्मीर बंदन। अब लास्ट है श्रृंगार हार। तो हार किसने पहना, हार तो कौन पहनता है, राजा ही पहनता है। राजा कौन था, तो राजा अमीर था, तो ये अमीर हो गया। तो पूरे क्या है आपको याद हो चुके हैं। अब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, चाहे तो कोई MCQ वाली बुक हो आपके पास, और जो अपने पास है वो तो हम करेंगे, उसके अलावा नए क्वेश्चन जो भी मिले, अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, कुछ भी आपने कर रखा है, कोई अलग बुक है आपके पास, गाइड है, तो प्रैक्टिस करें। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। गलत होता है तो वीडियो को वापस देखें और याद करें, ठीक। एग्ज़ाम से पहले 2x में वीडियो भी देख लेंगे, अगर कहीं पे भी डाउट है तो आपका क्या है एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टडी को कैसे करना चाहते हैं, ठीक है।
अब है, हम्मीर ने अपने जीवन में टोटल 17 युद्ध किए थे, जिसमें से 16 जीते थे। एक युद्ध ही था जो कि इन्होंने हारा था। तो अभी देखते हैं आगे जाके कि कौन सा युद्ध इन्होंने हारा था। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। हम्मीर जो थे इतिहास में शरणागत की रक्षा करने वाले और हट के लिए प्रसिद्ध थे। ये बात हमने देखी थी कि शरणागत की रक्षा करने के लिए, हट के लिए और उदार के वादी के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध थे। ये लाइन भी कभी कभी दे दी जाती है एग्जाम में। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत इकबार, तिया तेल हमीर हट, चंडे न दूजी बार। तो ये क्या है, अपनी RBSC की बुक से ही ली गई है। तो ये पूछ सकता है कि ये वचन किसके लिए कहा गया है, तो आपको बता देना है डायरेक्टली क्या है, हमीर के लिए ही कहा गया है। इसमें वैसे नाम भी आया है राजा हमीर का, तो वैसे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इसी ने खुद ने ही नाम दे दिया, तो अपने को यहाँ पे पता चल जाएगा वहाँ पे। ठीक, अब है अपने पास में यहाँ पे युद्धों की बारी। तो युद्धों की बारी में थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, इसको हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज है यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे ध्यान दें, ठीक, इसको अभी इग्नोर करें। 1290 और 1292 में क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी जो है इसने यहाँ पे अटैक किया। कहाँ पे अटैक किया, रणथंबोर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि रणथंबोर पे अटैक किया होगा। तो रणथंबोर पर अटैक किसने किया, जलालुद्दीन खिलजी ने किया। 2 बार किया था, 1290 में, 1292 में। लेकिन क्या हुआ, ये यहाँ पे असफल रहा, ये यहाँ पे असफल रहा, जीत नहीं पाया, यहाँ पे हार गया, मतलब अंदर नहीं जा पाया अपने फोर्ट में। तो यहाँ से ये क्या है, चल गया। ठीक, फिर 1296 में ये वापस चल गया था। तो जलालुद्दीन खिलजी, JK का जहाँ भी मतलब आए तो आप जलालुद्दीन खिलजी समझे। ठीक, तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, किसने कर दी। अब AK का मतलब क्या समझेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन मतलब AK और जलालुद्दीन मतलब क्या है, JK। ठीक, तो ये अलाउद्दीन ने क्या है, इनकी हत्या कर दी जलालुद्दीन की, और दिल्ली का शासक खुद बन गया अलाउद्दीन। ठीक है, तो ये इनके चाचा थे, इनकी हत्या कर दी और ये शासक बन गया। और जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति जो था वो रणथंबोर दुर्ग से घेरा नहीं उठाने की सलाह इसने दी। ये ऐसे पूछा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी का जो सेनापति था जिसने रणथंबोर दुर्ग से घेरा नहीं उठाने की सलाह दी थी, तो उसका नाम बताइए। तो उसका नाम आता है मलिक अहमद चप। क्या नाम है इसका, मलिक अहमद चप ने क्या बोला था कि जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसने बोला था रणथंबोर दुर्ग से घेरा उठाने की सलाह इसने दी थी। अब अमीर खुसरो ने क्या कहा, तो अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के अभियानों का वर्णन किया है। कहाँ पे किया है, तो ये किया है मिफ्ता उल फुतूह में। किस में किया है, मिफ्ता उल फुतूह में इन्होंने क्या है, जलालुद्दीन के अभियानों का वर्णन किया है। अब ये बात किसने कही, तो अमीर खुसरो ने कही। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है तोता ए हिंद। तो तोता ए हिंद किसको कहा जाता है, ये भी पूछ सकता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने किसके युद्धों का वर्णन किया, तो जलालुद्दीन खिलजी के युद्धों का वर्णन किया है। किस में किया, तो मिफ्ता उल फुतूह में किया। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है आपको याद हो चुका है। अब जो पहला सैन्य अभियान था इनका वो क्या था, भीमरस के शासक अर्जुन के खिलाफ था, और इसमें इन्होंने क्या है, इसको पराजित कर दिया था। और चित्तौड़ के शासक समर सिंह को भी इन्होंने हराया था, आबू के शासक प्रताप सिंह को भी इन्होंने हराया था। तो इन सबको क्या है, इन्होंने हराया था। किसने हराया था, राजा अमीर ने। किस किस को हराया, फर्स्ट वाले में तो भीमरस के शासक अर्जुन को हरा दिया, और चित्तौड़ के शासक समर सिंह को भी हरा दिया, आबू के शासक प्रताप सिंह को भी हरा दिया। फिर क्या हुआ आगे जाके, अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां नुसरत खां को कहाँ भेजा, गुजरात भेजा। अब गुजरात क्यों भेजा, यहाँ पे लूटपाट करने के लिए और मंदिर तोड़ने के लिए यहाँ पे भेज दिया। तो इन्होंने यहाँ पे जाके क्या है, लूटपाट की, मंदिर तोड़े कई सारे। किसने, उलूग खां नुसरत खां ने। और फिर वापस आते टाइम क्या किया इन्होंने, जालौर में मंगोल शासक मोहम्मद शाह और केबरू के साथ क्या है, लूट के माल को लेकर क्या है, इनमें लड़ाई हो गई। अब लड़ाई किस किस में हो गई, तो आपको बता देते हैं वापस से, उलूग खां में, नुसरत खां में, मोहम्मद शाह में और केबरू में। इन चारों के बीच में क्या है, ये जो लूटपाट करके लाए थे, मंदिर तोड़ तुड़ा के मूर्ति लाए थे, तो इनको लेके क्या है, बंटवारे को लेकर यहाँ पे रास्ते में ही क्या है, विद्रोह कर लिया इन्होंने, विवाद कर लिया। तो फिर क्या हुआ, मंगोल शासक जो था मोहम्मद शाह, उसने क्या है, हिस्सा देने से मना कर दिया। क्या कर दिया, ये जो मोहम्मद शाह दिख रहे हैं आपको, इन्होंने अपना हिस्सा देने से क्या है, यहाँ पे मना कर दिया, और भाग के यहाँ से क्या गए, रणथंबोर में आकर शरण मांग ली। किस किस ने, अब शरण तो यहाँ पे दोनों ने ही मांगी थी, इन्होंने, मोहम्मद शाह ने और केबरू ने।
और शरण इनको दे भी दी थी। किसने दे दी थी? तो जो मंगोल के शासक थे दोनों, मोहम्मद शाह केबरू, इन दोनों को रणथंभौर के जो अपने शासक थे राजा हम्मीर, इन दोनों ने शरण भी यहाँ पे दे दी। शरण दे दी क्योंकि अपने जो महाराजा हम्मीर देव थे ये वचनबद्ध थे, शरणागत की रक्षा करने वाले थे और उदार हृदय भी थे। तो इसलिए क्या है, इन्होंने यहाँ पे मंगोल शासकों को शरण दे दी क्योंकि ये अपने यहाँ पे क्या है, बचने के लिए आए थे। तो अपने राजा जी थे ही ऐसे, तो उन्होंने दे दी इनको शरण मंगोलों को। तो फिर इनको शरण देने के चक्कर में ही क्या हो गया, बाद में यहाँ पे विद्रोह हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पे ये दोनों गए वापस से। उलूग खां, नुसरत खां, अब एक तो यहाँ पे मारा गया था, अभी देखते हैं कौन मारा गया था। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो ये दोनों गए, फिर वहाँ पे जाके क्या है, अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि ऐसे ऐसे विद्रोह हो गया था। मंगोल शासक तो वहीं रुक गए, राजा हम्मीर के पास चल गए, शरण मांग ली। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी को क्या है, गुस्सा आ गया। अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया तो उसने बोला कि रणथंभौर दुर्ग पे अटैक करते हैं। पहले तो बोला राजा हम्मीर से कि आप इनको वापस कर दो, तो राजा हम्मीर ने मना कर दिया। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो अब यहाँ पे अटैक करते हैं और इनको बताते हैं, ठीक मज़ा। अब ये बात है, अब हम्मीर हट में क्या लिखा है, चंद्रशेखर ने जो लिखा है हम्मीर हट, इसमें क्या बताया है कि ये जो रणथंभौर का फोर्ट था, इसके लिए क्या है, जो मतलब ये लड़ाई हुई थी, ये किस लिए है हुई, मोहम्मद शाह और चिमना बेगम का प्रेम संबंध यहाँ पे बताया है। अब चिमना बेगम कौन थी? तो चिमना बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। तो इन दोनों को क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी ये तो, और जो मोहम्मद शाह था ये मंगोल शासक था। तो इन दोनों का क्या है, प्रेम प्रसंग चल रहा था, मतलब अफेयर चल रहा था। तो इसलिए क्या है, ये सारी लड़ाई हुई कि इनकी पत्नी ने इससे अफेयर चला लिया। तो इसलिए अलाउद्दीन को गुस्सा है और उसने क्या है, रणथंभौर पर अटैक किया। तो ये दोनों बात यहाँ पे लिखी गई है। अब ये बात तो इसमें लिखी गई है हम्मीर हट में, चंद्रशेखर के में, ठीक है। अब और कारण देखते हैं यहाँ पे। तो कारण यहाँ पे है, एक तो वही साम्राज्य का विस्तार करना और हम्मीर का टैक्स नहीं देना, जलालुद्दीन का रणथंभौर दुर्ग न जीत पाना। तो जलालुद्दीन जो थे अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे, तो जो जलालुद्दीन थे ये चाचा थे, इनकी पराजय का बदला लेना था किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। इसलिए भी यहाँ पे एक कारण ये भी माना जाता है। फिर है हम्मीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी में क्या है कि लूट पुख के माल पे विवाद हुआ था और इसके कारण ही क्या है, फिर विद्रोहियों की शरण को लेकर, मोहम्मद शाह और केबरू की शरण को लेकर के क्या है, यहाँ पे विवाद हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर से बोला कि इन दोनों को वापस कर दो, लेकिन हम्मीर ने मना कर दिया। तो क्या हुआ, अलाउद्दीन को गुस्सा आ गया और इन्होंने क्या है, यहाँ पे अटैक कर दिया। तो ये सारे क्या है, यहाँ पे कारण माने जाते हैं अटैक करने के। तो फिर क्या है, यहाँ पे अटैक कर दिया। कब कर दिया? तो 1290 में किया था। पहले तो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे झाइन दुर्ग पे, जो भी छाण में स्थित है, तो छाण में यहाँ पे अटैक किया। और जो ये झाइन दुर्ग था, छाण में, इसी को क्या है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था। और यहाँ पे क्या हुआ, अटैक करने के बाद जो गुरुदास सैनी थे, सेना नायक, ये क्या है, मारे गए थे। फिर क्या हुआ था, फिर 1290 में जलालुद्दीन खिलजी एक बार तो यहाँ पे हार गए। फिर 1292 में भी ये आए थे, लेकिन इस बार भी ये यहाँ पे नहीं जीत पाए। फिर ये कहाँ चले गए, वापस दिल्ली चले गए थे। और 1296 में जाके क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको मार दिया था और इनको मार के क्या है, खुद दिल्ली का शासक बन गया। और फिर 1299 में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर देव जो है, इनके बीच में युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? हिंदू घाट वाटी के युद्ध में। तो इन दोनों की मतलब जो थे सेना नायक या फिर जो भी आप बोल दें, तो इनकी तरफ से यहाँ पे युद्ध लड़ा जा रहा था, हिंदू वाट घाटी का युद्ध। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से थे अलूग खां, नुसरत खां, अल्प खां। कौन थे? 3 लोग थे, अलूग खां, नुसरत खां, अल्प खां। और हम्मीर देव की तरफ से कौन थे? धर्म सिंह और भीम सिंह थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, फिर जो नुसरत खां थे, कौन थे? नुसरत खां तो मारे गए और उलूग खां और अल्प खां यहाँ पे, और अल्प खां जो है यहाँ, ये दोनों यहाँ पे बच गए थे। उलूग खां, अल्प खां और हम्मीर देव की तरफ से जो धर्म सिंह थे, ये यहाँ पे पुणे पहुँचे थे। और भीम सिंह जो है शहीद हो गए थे, मतलब इनकी भी यहाँ पे डेथ हो गई थी। ये भी यहाँ पे वीरगति को, और नुसरत खां भी यहाँ पे ये हो गए थे, ठीक।
अब इस सिंधु घाटी के युद्ध में जीत किसकी हुई? तो इसमें जीत हुई अपने राजा अमीर देव की, और हार किसकी हुई? तो हार हुई अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये बात याद हो गई। अब 3 बार क्या है, ये असफल हुए और नुसरत खां यहाँ पे मारा गया। नुसरत खां यहाँ पे मारा ही गया, ये बता दिया आपको। अब 3 बार ये असफल हो गया, तो फिर क्या हुआ? बाद में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे स्वयं आ गया। कहाँ पे आ गया? रणथंभौर दुर्ग में आ गया अटैक करने के लिए। तो रणथंभौर दुर्ग के बाहर इसने क्या है, बहुत टाइम तक घेरा बनाए रखा, लेकिन ये अंदर यहाँ पे फोर्ट में नहीं घुस पाया था। फिर क्या किया इसने? चाल चली और जो हमीर देव की ओर से संधि हेतु भेजा कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं। तो हमीर देव ने क्या किया? अपनी तरफ से संधि हेतु अपने जो सेनापति थे, कौन थे उस टाइम पे हमीर के सेनापति? एक तो रणमल थे, रतिपाल थे, इनको भेजा। किसके पास भेजा? अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा। तो यहाँ से ये दोनों गए और अपनी ओर मिलाकर, अपनी ओर किसने मिला लिया? अब अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया। जाते टाइम तो हमीर की तरफ थे, लेकिन आते टाइम क्या है, ये अलाउद्दीन खिलजी की तरफ थे। तो वापस से ये जब आए तो उससे पहले क्या है, इससे मिल चुके थे, और मिल के क्या है, इन्होंने दुर्ग में प्रवेश कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो रणमल रतिपाल ने क्या है, यहाँ पे विश्वासघात किया किसके साथ? राजा हमीर के साथ। और अलाउद्दीन खिलजी को क्या है, दुर्ग में प्रवेश करवा दिया। अब प्रवेश करवाने के बाद क्या होगा? तो युद्ध होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे युद्ध हुआ। अब युद्ध में क्या हुआ? युद्ध में हमीर के नेतृत्व में तो केसरिया हुआ, और हमीर की पत्नी का नाम क्या था? तो राजा हमीर की पत्नी का नाम था रंगदेवी। तो रंगदेवी के और इनकी पुत्री थी पद्मला, जिनका नाम देवल देवी मिलता है। इनके दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ था? यहाँ पे राजस्थान का पहला जल जौहर हुआ था। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे पहला जल जौहर हुआ था, कहाँ पे हुआ था? रणथंभौर फोर्ट में, हमीर के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। तो ये जो इन्होंने जल जौहर किया था, तो इस तालाब का नाम क्या है? तो इस तालाब का नाम पद्मला तालाब है। इसमें कूद करके क्या है, इन्होंने यहाँ पे जल जौहर किया था हमीर की पत्नी रंगदेवी और पद्मला के नेतृत्व में। अब रणथंभौर का और राजस्थान का प्रथम शाखा यहीं पे पूर्ण हुआ। कब हुआ? 11 जुलाई 1301 को हुआ। अलाउद्दीन ने दुर्ग किसको सौंप दिया? उलुग खां को सौंप दिया। और अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर दुर्ग का वर्णन कहाँ पे है? तो खजाइन उल फुतूह में है, जिसको क्या है, तारीख ए इलाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खजाइन उल फुतूह और तारीख ए इलाही कहते हैं, जिसमें क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर फोर्ट का वर्णन है। विजय के बाद अमीर खुसरो ने क्या कहा? तो अमीर खुसरो ने कहा कि आज जो है कुफ्र का गढ़ क्या है, इस्लाम का घर हो गया है। क्या है? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। तो ये बात किसने कही? अमीर खुसरो ने कही। अब हमीर महाकाव्य जो है उसके अनुसार क्या है, राजा हमीर इससे लड़ते हुए, इनसे अलाउद्दीन से लड़ते हुए नहीं मरे थे। इन्होंने, हमीर ने अपना सिर भगवान शिव को अपने आप ही क्या है, अर्पित कर दिया था। तो ऐसा भी यहाँ पे माना जाता है। और आप देखेंगे फोर्ट में जाएंगे तो जो अपना पहला दूसरा गेट आता है, उसके वहाँ पे राजा हमीर की एक पत्थर से बनी मूर्ति है, तो वो आप देख सकते हैं। तो उसमें उनका ओनली सिर वहाँ पे रखा हुआ है, गेट के जस्ट बगल में ही है वो, तो आप देख सकते हैं। तो अपना सिर इन्होंने भगवान शिव को अर्पित किया। तो ये बात है यहाँ पे। और इसने दिग्विजय की नीति अपनाई, जिसके तहत क्या होता था, पंडित विश्वरूप द्वारा कोटि योजन यज्ञ करवाया गया था। अब हमीर के गुरु का नाम क्या था? तो हमीर के गुरु का नाम था राघव देव। ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो इस टाइप से पूछेगा डीपली। तो हमीर के गुरु का नाम था राघव देव, और हमीर द्वारा करवाए गए कोटि योजन यज्ञ का पुरोहित कौन था? तो ये थे विश्वरूप। तो दोनों आपको याद हो गए होंगे। राघव देव तो कौन थे? तो राघव देव थे गुरु, और कोटि योजन यज्ञ का पुरोहित कौन था? तो विश्वरूप थे। अब रणथंभौर दुर्ग जो है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें हमने कर ली। तो ये फोर्ट का टॉपिक है वैसे तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। तो रणथंभौर दुर्ग जो है, ये रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। निर्माण इसका हुआ था 887 ईस्वी में रणधाम देव चौहान के द्वारा। और अबुल फजल ने क्या बोला इस दुर्ग के लिए? तो इन्होंने बोला कि अन्य सभी दुर्ग क्या है, नंगे हैं, और यह दुर्ग क्या है, बख्तर बंद है। क्या बोला? अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन ये जो दुर्ग है वो क्या है, बख्तर बंद है। और इस दुर्ग के उपनाम क्या है? तो इसके उपनाम है दुर्गों का राजा, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। तो 2 उपनाम है इसके, दुर्गों का राजा, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। तो छोटा याद रखना है, छोटा भाई है।
और यूनेस्को द्वारा 21 जून 2013 को क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको शामिल कर लिया गया है। तो और कौन से यहाँ पे शामिल है आपको सबको पता होगी, ये ट्रिक तो सब ने ही पढ़ी है, आम, गाजर, चीकू। तो इससे क्या है अपने 6 फोर्ट आते हैं। एक तो आम से हो गया आमेर, गा से हो गया गागरोन, ज से क्या हो गया जैसलमेर, र से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़ और कू से अपने पास क्या हो गया कुंभलगढ़ फोर्ट। तो ये सारे क्या हैं अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। तो ये आपको याद हो गया, एक चीज़ आपको और नहीं मिल गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो है रणथंभौर फोर्ट, इसमें और क्या क्या चीज़ें घूमने लायक है अगर आप जाएं घूमने तो। और जो घूमने चला गया है तो वो अच्छी बात है, घूमते भी रहना चाहिए। तो जैसे जैसे समय मिले तो आपको घूमने भी जाना चाहिए। हमीर की कचहरी यहाँ पे है, वही जिसको क्या बोलते हैं, सॉरी हमीर की कचहरी अलग है, आगे हम 32 खंभों की छतरी अलग बोलेंगे, जिसको क्या है न्याय की छतरी बोलते थे। और इनके पिताजी की छतरी है ये जेत्र सिंह की, ठीक है। तो हमीर की कचहरी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जहाँ पे क्या है सभी अपने क्या है मन्नतें लेकर आते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि यहाँ पे कोई भी मन्नत लेके जाता है तो पूरी होती है। और विवाह करने से पहले यहाँ पे अपना जो शादी का पहला कार्ड है गणेश जी नोतने के लिए भी क्या है यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये इसलिए भी यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और 32 खंभों की जो छतरी है, जिसको न्याय की छतरी कहते हैं, जेत्र सिंह की छतरी कहते हैं, ये भी यहीं पर है। और 32 वर्ष शासन की याद में क्या है ये छतरी बनाई गई थी। तो यहीं पे बैठ के क्या है जो राजा जेत्र सिंह थे वो न्याय किया करते थे। तो ये बात है। जोगी महल भी यहाँ पे है। अभी ये आपको जो है बाहर ही मिलता है ये जोगी महल, तो आप इसको देख सकते हैं। नवलखा पोल, हाथी पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, दिल्ली पोल, सतपोल और सूरज पोल। तो इस तरह से क्या है यहाँ पे टोटल 7 दरवाजे हैं। और यहाँ पे एक बादल महल है, दरगाह है पीर सदरुद्दीन की, जो कि ऊपर देख के लिए रिपीट हो गया तो इग्नोर कर सकते हैं। दरगाह है पीर सदरुद्दीन जी की। और सुपारी महल यहाँ पे स्थित है। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं अभी आपको बस देखने को नहीं मिलती है। आप अभी क्या क्या देख सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं दरगाह, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल बाहर से देख सकते हैं, अंदर से भी देख सकते हैं। और ये सारे दरवाजे तो आएंगे ही, फोर्ट के अंदर जाएंगे तो एक एक करके दरवाजे आते हैं। दरवाजों के जस्ट बगल में क्या है नाम भी लिखा होता है, तो आप क्या है पढ़ सकते हैं कि ये कौन सा दरवाज़ा है। तो 7 दरवाजे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और बादल महल में अभी जाने नहीं दिया जाता है तो ये बंद है। और दरगाह तो आपने देख ही ली। सुपारी महल का थोड़ा ध्यान नहीं है कि इसमें जा सकते हैं नहीं जा सकते, कन्फर्म नहीं है। इसके अलावा क्या है यहाँ पे जैनों के मंदिर भी हैं, तो जैन मंदिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है यहाँ पे, वो मंदिर भी आप देख सकते हैं। तो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर देख सकते हैं आप। और क्या देख सकते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कौन सा तालाब, पद्मला तालाब, जो कि आपके आएगा ही रास्ते में जब आप जाएंगे गणेश जी की तरफ, गणेश जी के मंदिर की तरफ जाते हैं तो उससे पहले यह आता है पद्मला तालाब। तो ये है बात। तो सारा कुछ अपने देख लिया। अब लास्ट है अपने ये कि जलालुद्दीन खिलजी ने क्या बोला इस दुर्ग के लिए, रणथंभौर फोर्ट के लिए। तो इसने बोला कि ऐसे जो 100 दुर्ग है उनको मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। क्या बोला, ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो कितनी अच्छी बात बोली है जलालुद्दीन खिलजी ने अपने इस फोर्ट के बारे में। पृथ्वीराज थर्ड के जो पुत्र थे गोविंदराज, इन्होंने हरिराज के विरुद्ध दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से मदद मांगी थी। और रणथंभौर के वह शासक जिसे इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलाकर धोखे से मरवा दिया था, ये पूछा जाए तो ये बताना है वीर नारायण। तो ये दोनों चीज़ें क्या है डायरेक्ट याद करने वाली है, इसमें समझाने जैसा कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आप क्या है इन दोनों को याद कर लें। और इस तरह से अपने क्या है पूरे रणथंभौर के जो शासक थे ये भी हमने कंप्लीट कर लिए चौहान वाले, और ये रणथंभौर फोर्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो दोनों टॉपिक क्या है इसमें कवर हो गए हैं। फोर्ट वाले वीडियो अगर आप चाहें तो चैनल पे ऑलरेडी हैं तो आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हम क्या करेंगे फोर्ट के डायरेक्ट पीवाई के क्वेश्चन करेंगे, और समय रहा तो थ्योरी भी आपको करवा दी जाएगी। आपके कमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि आपको इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है 5-10 क्लास लेने के बाद ही। तो
ऐसा बिल्कुल ना करें, पेशेंस बनाए रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ऐसे नहीं होता है कि 5 दिन पढ़ लिए 10 दिन नहीं पढ़े और सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए लगातार पढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है। मैं भी आपके लिए अच्छा कंटेंट ला रही हूँ। ये नोट्स बनाने में, वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है आप समझते हैं, समझदार हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अपने नोट्स में जो चीज़ नहीं है उसको वहाँ पे ऐड कर लें। ये नहीं कि PDF नहीं मिल रही है तो वीडियो भी नहीं देखते हैं। वीडियो को सिर्फ रिवीजन की तरह लें। 2x की स्पीड पे भी देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ तो नई मिलेगी देखने को, सुनने को। तो बाकी आपकी इच्छा है, आप कहीं से भी पढ़ें, आप स्वतंत्र हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं यहाँ तक तो एक लाइक और कमेंट तो मैं डिज़र्व करती होंगी, तो एक लाइक और कमेंट तो करके बिल्कुल जाएं। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आपका मन जानता है वो, मैं तो बिल्कुल नहीं जानती हूँ। मेरे पास तो जिसका कमेंट आएगा उसका रिप्लाई करूँगी, जिसका नहीं आएगा उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, देखिए रणथंभौर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, मतलब क्या किया, विरोध किया था, तो ये अपने को बताना है। फर्स्ट है अपने पास प्रहलाद और हम्मीर। तो प्रहलाद तो हमने पढ़ा ही नहीं था इसमें, तो बिल्कुल ही गलत कर देते हैं। वीर नारायण और हम्मीर, वीर नारायण और हम्मीर ने क्या है, तो वीर नारायण के टाइम पे क्या है, यहाँ पे रणथंभौर पे अटैक किया था किसने, इल्तुतमिश ने। लेकिन यहाँ पे जो वीर नारायण थे वो यहाँ पे जीत गए थे। पर ये एक बात क्या है, यहाँ पे इसको पसंद नहीं आई थी, तो इसने क्या है दिल्ली में इनका वध करवा दिया था। तो इससे क्या है वीर नारायण जी की यहाँ पे शहीद हो गए थे। तो ये बात है। अब उदय सिंह और हमीर, तो उदय सिंह तो हमने यहाँ पे पढ़ा ही नहीं था, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। अब वाघ भट्ट और हमीर, तो वाघ भट्ट और हमीर जो हैं इन्होंने क्या है दिल्ली मतलब सल्तनत के विरुद्ध क्या है प्रतिरोध किया था। ये बात क्या है बिल्कुल सही है। राजा हमीर ने तो क्या है टोटल 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 जीते थे और एक युद्ध ही सिर्फ हारे थे, जो कि कौन सा था, रणथंभौर का युद्ध था। तो यही बात क्या है यहाँ पे सही है, वाघ भट्ट और हमीर, तो यही अपना राइट हो जाएगा। अब देखते हैं व्याख्या। तो वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर अटैक किया, जिसमें वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया, और परंतु सुल्तान ने उनका दिल्ली में क्या है वध करवा दिया, और इसके उत्तराधिकारी वाघ भट्ट थे। तो वाघ भट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की, और हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 युद्धों में विजयी रहे। 17वें और अंतिम युद्ध जो था उनका अलाउद्दीन खिलजी के साथ में रणथंभौर का दुर्ग, उसमें ये सेना से लड़ते हुए वीर गति को क्या है प्राप्त हुए। तो ये बात अपने को पता थी, तो यही सब क्या है इन्होंने यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी मतलब JK की सेना से क्या है प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी। PTI में 2018 में पूछा। तो ऑप्शन देखते हैं कि प्रथम बार क्या है मुठभेड़ कब हुई थी। तो 1290 है, 1292, 99, 1301। तो सबसे पहले तो 1290 में ही हुई थी, तो 90 ही क्या है सबसे कम भी है, तो बिना अगर पता है तो भी ये लगा सकते हैं। तो 1290 अपना सही है यहाँ पे। 1290 में ही क्या है इसने झाइन का जो दुर्ग था छाण में स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, छाण में और सवाई माधोपुर में ये स्थित है। ठीक, यहाँ पे अटैक किया था सबसे पहले 1290 में, फिर यहाँ पे इसको क्या नहीं मिली थी सफलता, यहाँ पे इसको क्या है सफलता मिल गई थी। लेकिन जो गुरुदास सैनी थे जिन्होंने चौहान शाखा का नेतृत्व किया था, ये क्या है यहाँ पे मारे गए थे। कौन, गुरुदास सैनी यहाँ पे मारे गए थे। और इससे क्या हुआ, जो तुर्की सेना थी वो रणथंभौर की दुर्ग की ओर चली गई, और गढ़ को लेने के लिए मजनिक सेवात और गरगच बनाने की पश्चात भी असफलता मिलने के कारण सुल्तान जो है, कौन सुल्तान है यहाँ पे, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी क्या है यहाँ पे सेना सहित दिल्ली लौट गया, और हमीर ने जाइन पर क्या है पुनः वापस अपना अधिकार कर लिया था। सुल्तान ने 1292 में, अब जलालुद्दीन खिलजी क्या है 1292 में दोबारा किले पर अटैक करने के लिए यहाँ पे आया, प्रयास किया, और जाइन की विजय से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल लिया। तो घेरा डाल लिया, फिर अमीर खुसरो और बर्नी की तारीख फिरोज शाही के अनुसार क्या है दुर्ग को जीतने के लिए जलालुद्दीन के समस्त प्रयास जो थे क्या रहे, असफल रहे। और जलालुद्दीन ने फिर क्या कहा, तो इसने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि ये क्या है इतने प्रयास के बाद भी यहाँ पे असफल हुआ था। तो इसके मुंह से ये बात निकलनी बिल्कुल ही स्वाभाविक थी कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं
मुसलमान के इकबाल के समान भी नहीं समझता हूँ। सुल्तान के लौटने के बाद में क्या है, हमीर ने झाइन पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ये बात है यहाँ पे, ठीक है। अब यही बात पूछ ली कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के इकबाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा। तो ये बात पूछी है असिस्टेंट आर्चिविस्ट 2024 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके भी आ सकता है। तो किसने बोला, आपको तो बिल्कुल ये सीधा क्वेश्चन लग रहा होगा। तो आपको पता है कि किसने कहा, जलालुद्दीन ने कहा, एक ही ऑप्शन में है तो एक ही सही हो जाएगा। अलाउद्दीन तो बाद में आया था, अलाउद्दीन बाद में, अहमद जब तो पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल ही हटा दें। तो जलालुद्दीन ने कहा, रणथंभौर के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, क्यों किया भाई आक्रमण, बताइए। राणा की सेना सुदृढ़ थी, ये थोड़ी पता है इसको, पहले यहाँ पे इनका ये मतलब नहीं था। इन्होंने तो क्या है, जो मंगोल शासक थे, मंगोल शासक कौन कौन थे, एक मैंने बताया था आपको मोहम्मद शाह, दूसरा बताया था केहबरू। तो मोहम्मद शाह और केहबरू को क्या है, इन्होंने शरण दे दी थी। किसने शरण दे दी थी, राजा हमीर ने। तो इनको शरण देने के कारण ही क्या है, यहाँ पे रणथंभौर पे अटैक कर दिया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। तो ये अपने सही है। राणा ने युद्ध की पहल की नहीं की थी भाई, शांति से बैठे थे। ये तो अपने आसपास के जो थे उनको ही अपने यहाँ पे मिलाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली तक तो ये नहीं गए थे कि दिल्ली को अपने यहाँ पे मिला ले, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जलालुद्दीन ने आदेश दिया, तो जलालुद्दीन तो क्या है, पहले ही यहाँ पे आया था अटैक करने, लेकिन असफल हो गए, वापस चला गया। और फिर बाद में क्या है, इनकी हार का बदला लेने के लिए मान ले, या फिर इनकी जो है शरण देने के लिए, जो भी माने, अलग अलग मत दिए गए हैं। तो ये अपने को यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। सेकंड ग्रेड में आया था मैथ्स के एग्ज़ाम में 2011 में, ठीक है। अब यही लिखा है, रणथंभौर शासक हमीर ने मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण देने के कारण और हमीर द्वारा राज कर बंद, मतलब जो राज में टैक्स दिया जाता था उसको बंद कर दिया गया था, इसके कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली। तो मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली। तो एक तो मोहम्मद शाह खुद था यही, और दूसरा अपने पास केहबरू था। तो मोहम्मद शाह और केहबरू ने किसके पास शरण ली, तो राजा अमीर के पास ही तो ली थी। ये अभी अभी तो पढ़ा है यहाँ पे। तो ये देखें, तो अपने रतन सिंह तो गलत है, रतन सिंह तो अपने मारवाड़ में आते हैं। कानड़ देव अभी आगे पढ़ेंगे जालोर में, शीतल देव भी आगे पढ़ेंगे, हमीर देव भी पढ़ा है वैसे भी हमने यहाँ पे रणथंभौर में। तो रणथंभौर में तो दो ही नाम है, मोहम्मद शाह केहबरू, नुसरत खां, उल्लुग खान, तो ये सब है। तो ये नाम तो देखे भी नहीं अपने, तो ऐसे भी आप क्या यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे, हटा सकते थे इनको। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ। तो किसके मध्य हुआ बताइए। तो एक तो अपने को पता ही है, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर। तो यही अपना क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो विजयी रहे, और अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति कौन थे उस टाइम पे, रतिपाल, और सेना नायक थे रणमल, इनको और एक अधिकारी सुरजन शाह को लालच दे करके अपनी तरफ मिला लिया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये बात थी, इधर इनके विश्वासघात के कारण, इनकी तरफ मिलने के कारण ही क्या है, अपने दुर्ग की सारी बातें यहाँ पे पता चल गई थी, और जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अपने फोर्ट में अंदर आ चुका था। इससे ही क्या है, यहाँ पे युद्ध हुआ था, और अपने जो रणथंभौर का दुर्ग था वो यहाँ से अपने हाथों से चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ। तो ये गद्दार मंत्री बिल्कुल याद रखने हैं, रणमल और रतिपाल, अभी अभी यहाँ पे पढ़े भी हैं। सेनापति थे रतिपाल और सेना नायक थे रणमल, तो दोनों, और एक अधिकारी सुरजन शाह भी आ जाए तो ये भी याद रख लें। तो रणमल चौथी, थर्ड फोर्थ ऑप्शन याद हो जाएगा। स्कूल वाक्य था 2022 में पूछा था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने क्या है, चौथी बार तो ये पढ़ाई है, तीसरी चौथी बार बिल्कुल ईजी है। अब ये है 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया। तो कौन सा मारा गया था, हमने पढ़ा था इंदुवाट का युद्ध हुआ था 1300 में, तो उसमें क्या है, नुसरत खां जो था वो मारा गया था, और उलुग खां और अल्प खां जो थे वो तो बच गए थे। और हमीर की तरफ से कौन कौन लड़ रहे थे, तो जल्दी बताइए। तो राजा हमीर की तरफ से एक तो लड़ रहे थे धर्म सिंह जी और भीम सिंह जी।
तो धर्म सिंह जी तो क्या है यहाँ पे भीम सिंह जी तो शहीद हो गए और धर्म सिंह जी जो थे वो वापस पहुँच गए थे। ठीक, तो ये आपने को याद रखना था। अब अपने से तो पूछा है क्या, अलाउद्दीन खिलजी का, ना कि हमीर का। तो अलाउद्दीन खिलजी में तो बताया आपको, नुसरत खां तो मारा गया था, और अल्प खां और उलूग खां, अलूग या उलूग जो भी आ जाए, तो ये दोनों क्या है यहाँ पे बच गए थे। तो ये दोनों बच गए थे। अपने से पूछा मारा कौन गया, तो मारा तो यही गया था, तो सेकंड राइट हो जाएगा। रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी जिसका नेतृत्व तुगलक खां नुसरत खां को सौंपा गया। इस बार खिलजी सेना अध्यक्ष कौन था। हिंदू वाट पार करके झाइन लेने में सफल हो गया। जब नुसरत खां प्राचीरों को मतलब दीवारों को तोड़ फोड़ करके लगा हुआ था, तो किले से आने वाले गोले के वार से क्या है ये मारे गए थे। कौन, नुसरत खां। ठीक, तो अब थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखें। 15 या 20 मिनट की क्लास और आपकी होगी, जिसमें हम क्या है जालोर का जो भी चौहान वंश है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे PYQ के साथ में। तो चलिए कोशिश करते हैं पूरा टॉपिक अपने करने की, क्योंकि अपनी क्लासेस 1-2 दिन से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी, तो आपके पास क्या ज़्यादा समय भी नहीं है, तो हम क्या है क्लासों को ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते। ठीक, जालोर का चौहान वंश और इसके प्रतापी शासक देखते हैं। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित है जालोर। इस पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक क्या था, आवश्यक कार्य था। दिल्ली सल्तनत का टाइम अपने को सबको पता है 1206 से 1526 के बीच का था। इस टाइम पे ही जालोर पर चौहानों का अधिकार था। जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, तो इसका संस्थापक माना जाता है कीर्तिपाल जी। तो आपसे पूछ ले कि जालोर के चौहानों के संस्थापक कौन है, तो कीर्तिपाल बता देना है, जिन्होंने 1181 में क्या है यहाँ की इस राजवंश की नींव डाली थी। तो संस्था से संबंधित पूछ ले तो आपको बता देना है कीर्तिपाल जी। अब आगे की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कानड़ देव जी, जिनका शासनकाल था 1305 से 1311 ईस्वी। कानड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक क्या थे, शक्तिशाली थे, पावरफुल थे, इसीलिए इनके बारे में ज़्यादा भी पढ़ा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय क्या हुआ, रास्ता देने को लेकर कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य क्या हो गया, विवाद हो गया। किस किस के मध्य, कानड़ देव के बीच में और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। फिर क्या हुआ, 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक ऐन उल मुल्क मुल्तानी, क्या नाम है इनका, ऐन उल मुल्क मुल्तानी, तो मुल्तानी मिट्टी से याद रख ले, तो मुल्तानी, तो ये इनको क्या है यहाँ पे सेना सहित जालोर भेजा। किसने भेजा, अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा। वह कानड़ देव को समझा बुझा कर दिल्ली ले आए। दिल्ली दरबार में का माहौल देख के कानड़ देव को क्या है स्वाभिमान के विरुद्ध था। कानड़ देव दिल्ली दरबार से चले आए और इसके बाद में कानड़ देव और अलाउद्दीन के बीच में वापस संघर्ष हुआ। मोहम्मद नेणसी ने क्या है युद्ध का कारण क्या बताया, कि कानड़ देव के पुत्र थे कौन, वीरम देव। इनके द्वारा क्या है जो सुल्तान की पुत्री थी, मतलब अलाउद्दीन की पुत्री जो थी कौन, फिरोजा, इनसे विवाह करने पर इन्होंने इनकार करना बताया। किसने, मोहम्मद नेणसी ने। 1308 में क्या हुआ, फिर 1308 में सुल्तान जो था अलाउद्दीन खिलजी, इसने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर क्या है अधिकार कर लिया और इसका नाम बदल के क्या कर दिया, तो इसका नाम बदल के खैराबाद कर दिया। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि सिवाना फोर्ट को जीता किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नाम क्या बदल दिया, तो खैराबाद कर दिया। कब किया, 1308 में। फिर यहाँ का प्रतिनिधि किसको बनाया, तो प्रतिनिधि बनाया कमालुद्दीन गुर्ग को। तो इसको प्रतिनिधि बना दिया। 1311 में अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाला, लेकिन सुल्तान को यहाँ पे असफलता मिली और अंत में कानड़ देव के एक दहिया सरकार कौन थे, बीका, कौन थे इनके दहिया सरकार, बीका, इनके विश्वासघात के कारण ही क्या हुआ, दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कानड़ देव लड़ते हुए मारे गए और किले की महिलाओं ने यहाँ पे भी जोहर कर लिया। तो यहाँ पे जोहर किया, कानड़ देव लड़ते हुए मारे गए। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम क्या कर दिया, जलालाबाद कर दिया। तो जालोर को जीत के तो जलालाबाद किया और सिवाना को दुर्ग को खैराबाद किया। तो ये बात यहाँ पे थी। ये तो हमने बुक में से देख लिया। अब नोट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना टॉपिक है ये, जालोर के चौहान। कीर्तिपाल जो थे जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे। 1181 में इन्होंने यहाँ पे इसकी स्थापना की थी जालोर चौहान की। ये नाडोल जो कि पाली में आता है यहाँ के शासक थे और अल्हड़ के पुत्र थे। किसके पुत्र है पूछा जाए तो ये थे राजा अल्हड़ के पुत्र।
किसके पुत्र थे? अल्हड़ के पुत्र थे। कौन? कीर्तिपाल जी और नाडोल पाली के शासक थे ये इनके पिता। ठीक है। मोणोत नेणसी ने कीर्तिपाल को क्या बोला है? कि तू एक महान राजा। क्या बोला है इनको? कि तू एक महान राजा बोला है। किसको? कीर्तिपाल जी को। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं अपने समर सिंह जी, जो कि 1182 से 1205 तक रहे और इनके टाइम पे जालोर दुर्ग में जो परकोटे हैं इनका निर्माण हुआ था। और समर सिंह जो थे इनकी पुत्री थी लीला देवी। क्या नाम था? लीला देवी। तो अपनी पुत्री समर सिंह की पुत्री ये लिखा है, इनका विवाह जो है भीमदेव सेकंड से करा दिया, जो कि गुजरात शासक थे। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ हुआ नहीं इनके टाइम पे, तो ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। उदय सिंह थे, इनके शासनकाल 1205 से 57 तक रहा। गुजरात के लवण प्रसाद को इन्होंने हराया। उदय सिंह के बाद में आते हैं चाचिक देव। चाचिक देव का शासनकाल 1257 से 1282 में। समकालीन थे दिल्ली में बलबन के और नसीरुद्दीन के। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बलबन के समकालीन कौन से शासक थे, तो आपको बता देना है कि चाचिक देव थे। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट है सामंत सिंह। तो सामंत सिंह का आया 1282 से 1305 ईस्वी तक। अब सामंत सिंह कौन थे? तो चाचिक देव के क्या थे? ये पुत्र थे, बेटे थे। ठीक है, सामंत सिंह। अब सामंत से जो थे सामंत सिंह के फिर कौन हुआ? तो सामंत सिंह के कानड़ देव चौहान हुए। कानड़ देव चौहान के पिता का नाम पूछे तो सामंत सिंह बताना है। तो ये थी बात। अब क्या करना है? अब हमें देखना है कि जालोर का प्राचीन नाम क्या था। तो जालोर का प्राचीन नाम था जाबालीपुर, जो कि हमें क्या देखने को मिलता है? बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में देखने को मिलता है। क्या कि जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। अब आगे शिशुपाल वध के लेखक कौन है? महाकवि माघ है। कौन है शिशुपाल वध के लेखक? तो महाकवि माघ इसके लेखक है। और खगोल शास्त्री कौन है? तो खगोल शास्त्री है ब्रह्मगुप्त की जन्मभूमि जालोर में ही रही है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है, तो एक बार देख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? महाकवि माघ है। और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त हैं। इनकी जन्मभूमि भी क्या है? बर्थ प्लेस भी जालोर ही है। अब जालोर दुर्ग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जालोर दुर्ग जो है इसका निर्माण नागभट्ट फर्स्ट ने कराया, जो कि हमने गुर्जर प्रतिहार में पढ़ा था। प्रतिहार कालीन शासक था। इस फोर्ट के उपनाम क्या है? तो इस फोर्ट के उपनाम है सुवर्णगिरी, ना कि क्या? स्वर्ण। तो स्वर्ण तो बाद में देखेंगे हम। जैसलमेर फोर्ट को बोलते हैं वैसे तो। और सुवर्णगिरी जो है जालोर फोर्ट को बोलते हैं। ये सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। इसको कनकांचल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनकाचल भी बोलते हैं, सुवर्णगिरी भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जालोर दुर्ग को बोलते हैं। हजरत निजामी ने इस बारे में क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि जालोर दुर्ग का दरवाज़ा कोई नहीं खोल पाया। क्या बोला इन्होंने? जालोर दुर्ग का दरवाज़ा कोई नहीं खोल पाया। ऐसा किसने कहा? तो हसन निजामी ने कहा। तो ये मैंने आपको बता दिया। स्वर्णगिरी मतलब वही गोल्डन फोर्ट जो है ये जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। तो जालोर दुर्ग में अपने को सुवर्ण याद रखना है और यहाँ पे स्वर्ण याद रखना है। ठीक। अब सुवर्णगिरी ये तो देख लिया। जालोर, स्वर्णगिरी जैसलमेर, और सूर्य नगरी पूछे तो जोधपुर, और ब्लू सिटी पूछे तो भी जोधपुर बताना है। अब परमारकालीन कीर्ति स्तंभ भी क्या है? यहाँ पे बना हुआ है। कहाँ पे? जालोर फोर्ट में। विरमदेव की चौकी यहाँ पे है। नटनी की छतरी है। मलिक शाह की दरगाह यहाँ पे है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपने कानड़ देव जी, इनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो कानड़ देव जी जो है इनका शासनकाल 1305 से 1311 ईस्वी तक रहा। और ये कौन थे? तो ये जेता देवड़ा जो थे ये कौन थे? तो ये कानड़ देव के मुख्यमंत्री थे। तो ये आपको याद रखना है कि कानड़ देव के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कानड़ देव के मुख्यमंत्री थे जेता देवड़ा। ये संस्कृत डिपार्टमेंट में फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया था। आगे जाके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़रूर इसको देखेंगे। अब कानड़ देव प्रबंध में क्या है, जो कि किसने लिखा है? पद्मनाभ ने लिखा है। इसमें बताया है कि अलाउद्दीन की सेना जो थी गुजरात जाते समय कानड़ देव ने इनको रास्ता नहीं दिया था, इसलिए क्या है यहाँ पे ये विवाद हुआ था। ये बात कानड़ देव प्रबंध के द्वारा लिखित पद्मनाभ में बताई गई है। अब वीरमदेव सोनगरारी बात जो पद्मनाभ ने लिखी है ये भी बात है, इसमें भी इनका वर्णन है। मोणोत नेणसी ने बताया है कि आक्रमण का कारण वीरमदेव और फिरोजा का प्रेम प्रसंग था। तो वीरमदेव तो कौन थे? ये कानड़ देव के पुत्र थे। और जो अलाउद्दीन की पुत्री थी वो कौन थी? फिरोजा थी।
तो इन दोनों को क्या है, प्रेम प्रसंग चल रहा था, अफेयर चल रहा था, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, यहाँ पे अटैक हुआ था जालोर दुर्ग में। ये बात यहाँ पे कही है, किसने कही है, मुणोत नेणसी ने। फरिश्ता ने क्या कहा है, फरिश्ता ने कहा है कि अलाउद्दीन ने 1305 में क्या किया, एन उल मुल्क को भेजा और कानड़ देव से संधि कर ली। एन उल मुल्क को भेजा और कानड़ देव से संधि कर ली, तो ये फरिश्ता ने कहा है। संधि के तहत क्या हुआ, खिलजी के दरबार में चला गया और वहाँ चुनौती देकर क्या है, ये वापस आ गए थे, कौन, कानड़ देव जी, ठीक है। फिर क्या हुआ, खिलजी और कानड़ देव के मध्य वापस से यहाँ से युद्ध हुआ। साम्राज्य, युद्ध का कारण जो था वो साम्राज्य का विस्तार करना था। खिलजी की गुजरात जा रही सेना को कानड़ देव ने रास्ता नहीं दिया। वापस आते समय कानड़ देव ने जेता और देवड़ा के नेतृत्व में क्या किया, खिलजी पर यहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, अच्छा खासा युद्ध हुआ और सिवाना का साका हुआ। कब हुआ, तो सिवाना का साका हुआ 2 जुलाई 1308 को। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति कमालुद्दीन कुर्ग को 1308 में क्या है, सिवाना दुर्ग पर आक्रमण हेतु भेजा। और फिर सिवाना का शासक यहाँ पे कौन था, तो सातल देव था। सातल देव यहाँ पे पराजित हुए, ये हार गए। यहाँ पे क्यों हारे, क्योंकि सातल देव के जो सेनापति थे भावला, इन्होंने मामादेव कुंड में गोरक्त मिला दिया था, तो ये बात यहाँ पे थी। और केसरिया जो हुआ यहाँ पे फिर किसके नेतृत्व में हुआ, तो केसरिया हुआ जो सातल देव थे इनके नेतृत्व में। जौहर हुआ मेणादे इनकी पत्नी सातल देव की, इनके नेतृत्व में। तो जालोर का साका अपने को क्या है, याद रखना है। केसरिया हुआ सातल देव के नेतृत्व में, जौहर हुआ मेणादे जो कि इनकी पत्नी थी, इनके नेतृत्व में। खिलजी ने दुर्ग कमालुद्दीन को सौंपा और इसका नाम क्या कर दिया, खैराबाद कर दिया। तो ये तो अपने को याद ही था, 1308 की बात थी ये। अब जालोर का साका जो है 1311 में हुआ। कानड़ देव के सेनापति कौन थे, कानड़ देव के सेनापति थे उस टाइम पे कौन, दैया बीका। इनके विश्वासघात के कारण ही क्या है, ये दुर्ग में यहाँ पे अंदर एंटर हो गए थे और फिर यहाँ पे अच्छा खासा युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे जो जालोर का साका था ये हुआ था कानड़ देव और इनकी पत्नी जेतल दे के नेतृत्व में यहाँ पे जौहर हुआ था। अब वीरम देव ने आशापुरा माता के मंदिर में अपनी गर्दन काट के क्या है, चढ़ा दी थी। ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदल के क्या कर लिया, तो जलालाबाद कर लिया। ये हम देख ही चुके थे। तो जालोर का नाम तो जलालाबाद कर लिया, सिवाना का खैराबाद कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पे क्या है, फिरोजा का मकबरा और तोपखाना मस्जिद भी बनाई गई है। तो अब हम इनके पीवाई के क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए अपने पास है यहाँ पे क्वेश्चन, जालोर के चौहान शासकों में कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। तो जालोर के शासक देखने हैं और आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा देखना है। तो उदय सिंह ने किया था क्या, तो उदय सिंह ने सामना यहाँ पे किया था, ठीक है। कानड़ देव ने भी क्या है यहाँ पे शासन किया था और अच्छा खासा यहाँ पे इनके द्वारा जो है सिवाना और जालोर का जो भी क्या हुआ था, सिवाना और जालोर का जो भी साका हुआ था तो उसमें इनकी भूमिका थी। वीरम देव को भी हम जानते हैं, तो ये भी यहाँ पे थे। और चाचिक देव जो थे ये क्या है, दिल्ली के किसी भी सुल्तान के आक्रमण का सामना इन्होंने नहीं किया था, तो ये चाचिक देव ही थे। तो चाचिक देव अपना सही आंसर हो जाएगा। अब चाचिक देव थे, इनका 1257 से 1282 के बीच शासनकाल रहा। दशरथ शर्मा जो है इतिहासकार, इनके अनुसार उदय सिंह के पुत्र थे ये कौन, चाचिक देव। इन्होंने राज्य की सीमा को बढ़ाया और वह नसरुद्दीन मोहम्मद और बलबन के समकालीन थे। ये तो हमने देखा ही था कि चाचिक देव जो थे नसरुद्दीन मोहम्मद और बलबन के समकालीन थे, जिन्होंने इनको किसी प्रकार से सताने का शासन इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि ये क्या थे, इनके समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कीर्तिपाल बताया था। और कब बताया था, तो 1181 में बताया था। तो ऑप्शन में ढूंढते हैं फटाफट से। कानड़ देव तो नहीं है, बाद में आए थे, ये तो 1308 में आए थे, सॉरी 1308 नहीं 1305 में, 1305 में ये आए थे। कीर्तिपाल जो है इन्होंने क्या यहाँ पे चौहान वंश की शाखा रखी थी, संस्था की थी 1181 में, ये सही है। रतन सिंह तो बाद में पढ़ेंगे, हमीर देव तो हम क्या पढ़ चुके हैं, रणथंभौर में पढ़ चुके हैं, तो ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं जालोर में।
रतन सिंह तो अपने मारवाड़ में आता है, तो ये भी गलत है। ये दोनों में से कन्फ्यूज़न होगा, तो आपको याद होगा कि कीर्तिपाल यहाँ पे सही है। 1381 में यहाँ पे इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब देखते हैं नाडोल शाखा के कीर्तिपाल कीतू ने 1181 में लगभग जालोर को परमाणु से छीनने के लिए अपने अधिकार में लेकर स्वतंत्र शासक बन बैठा। वह जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था। कौन था? कीर्तिपाल की बात चल रही है। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। क्या मिलता है? सुवर्णगिरी मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनागढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की एक शाखा सोनगढ़ा निकलती है। क्या निकलती है? चौहानों की एक शाखा सोनगढ़ा यहाँ से निकलती है। कहाँ से? सोनागढ़ से। तो ये बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़ देव कहाँ का शासक था? सेकंड ग्रेड में 11 में पूछा है, सेकंड ग्रेड 11 में ही पूछा है। तो कानड़ देव, जो कि इतनी रामायण पढ़ रहे हैं तो अपने को पता होगा कि ये जालोर के ही हैं, तो जालोर के शासक देखना है डायरेक्ट। रणथंभौर के तो हम्मीर देव थे। मेवाड़ तो अभी पढ़ा ही नहीं, सांबर भी बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो ये सही है। जालोर के चौहान वंश के कानड़ देव की महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाले दीर्घकालीन संघर्ष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में क्या हुआ? चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार था अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? तो ये कौन थे? तो ये गए थे अमीर खुसरो। ये पूछा था स्कूल व्याख्याता में 2022 में। तो 1303 में क्या है, अमीर खुसरो इनके साथ गए थे और इन्होंने ही क्या बोला था वहाँ पे? तो इन्होंने ही क्या है, अपने जो एक ग्रंथ था उसमें इनके बारे में बताया था अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे, ऐसा माना जाता है कि सिंगलदीप के राजा गंधर्व सेन, कौन थे सिंगलदीप के राजा? गंधर्व सेन। और रानी कौन थी? चंपावती इनकी पुत्री थी। इनकी पुत्री कौन थी? तो इनकी पुत्री थी रानी पद्मिनी। तो रानी पद्मिनी के अत्यंत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? चित्तौड़ पर अटैक कर लिया 28 जनवरी 1303 को। और लगभग 7 महीने बाद में घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 को दुर्ग पर अटैक करके रतन सिंह को बंदी बनाया। और यहाँ पे क्या किया? तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्या है, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे अपना नहीं है, ये मेवाड़ से संबंधित है, तो इसलिए क्या है हम इसको यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके जो है जालोर दुर्ग से संबंधित, ये है अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया? तो ये किया था सिवाना दुर्ग को। अभी अभी हमने आगे पढ़ा था। और जोधपुर बिल्कुल नहीं है, रणथंभौर भी नहीं है, और चित्तौड़ भी यहाँ पे आपका नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जालोर अभियान 1308 में सिवाना दुर्ग का पतन करना था। अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 में एक सेना किले को फतह करने के लिए नियुक्त कर दी। इस सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन दुर्ग को सौंप दिया और इसका नाम खैराबाद कर दिया। तो ये बात हमने क्या पढ़ ली थी। तो इस तरह से क्या है, हमने रणथंभौर के और जो हमने क्या पढ़े, जालोर के, रणथंभौर और जालोर के चौहान जो है पूरे कंप्लीट कर लिए हैं विद PYQ। अब अपने बचे हैं अजमेर के चौहान के PYQ। क्या बचे हैं? अजमेर चौहान के PYQ। तो जैसे ही समय मिलता है ये वाला आपको कराया जाएगा, और समय रहा तो आगे की जो थ्योरी के टॉपिक है वो करवाएंगे मेवाड़ वाले, जैसे कि आपको करने हैं राणा सांगा प्रताप राज सिंह, बीकानेर के करने हैं, आमेर के करने हैं। तो उनमें से कुछ जो भी इम्पोर्टेंट होंगे और हम पढ़ सकते हैं। देखिए अब मेवाड़ पढ़ेंगे तो मेवाड़ में तो बहुत समय जाने वाला है, तो मेवाड़ का मैं सोच रही थी अभी अब हम स्किप करते हैं। बाकी के जो टॉपिक है वो सारे हम कर लेंगे, जो डायरेक्टली नाम मेंशन है वो तो हम सारे करेंगे, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होंगे वो करेंगे। पूरे नहीं करेंगे कि सारे मेवाड़ ही पढ़ते रहे, 2 दिन 4 दिन बेकार कर दिए, क्योंकि आएगा एक ही क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 4 दिन तो हम ऐसे एक ही टॉपिक से नहीं कर सकते, और वो भी गारंटी नहीं है कि उसमें से आएगा ही आएगा, क्योंकि जो नाम दे रखे हैं आपको 6 टॉपिक, उसमें से आ जाता है जनरली क्वेश्चन। तो बाकी आपकी इच्छा है आपको वो पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो उसको जितना इम्पोर्टेंट होगा उतना ही करवाया जाएगा। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ऐसे ही अपनी तैयारी को क्या है बेहतर बनाते रहें। हमने क्या किया, पूरा ये टॉपिक था जो आप क्या है एक बुक में से पढ़ते फिर रिवीजन करते नोट्स बनाते, आपका पूरा 1 घंटा 15 मिनट यहाँ पे ली गई है, पूरा
आपके 5 मिनट ये मान लीजिए कि मैंने एक्स्ट्रा ले लिए होंगे, आपको कुछ बोल दिया होगा कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन अगर आपने 1 घंटे 10 मिनट यहाँ पे दिए हैं तो आपकी पूरी ये काम आई है। फालतू की बातें हमने यहाँ पे कम से कम करने की कोशिश की है। तो आपका 1-1 मिनट कीमती है, आप जहाँ से भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें और इसी तरह अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आपके जो भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। और आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने का मैं प्रयास करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।